बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को HEC यूसेट 2022 का टेस्ट हो रहा है और ज़्यादातर तालिब इल्म जो है इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे अपने ज़ाती तालिब इल्मों ने भी बहुत सी ये जो है रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें जो है वर्बल रीजनिंग और एसे राइटिंग के ऊपर जो है ना एक लेक्चर दें। तो मैं उनकी फरमाइश पर खसूसन जो है एक लेक्चर जो है ये मैंने रिकॉर्ड किया है और उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश के ऊपर ही बात करूँगा ना, और बाकी जो है वर्बल रीजनिंग और एसे राइटिंग के ऊपर, और बाकी जो लेफ़्ट ऑफ द पोर्शन है वो किसी और टाइम जो है करूँगा। और हम इस लेक्चर को जो है आपने पूरा सुनना है ताकि इसका आपको फ़ायदा हो, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने बनाया है ताकि आपको आसान वर्डों में समझ आए। वैसे तो मैं अंग्रेज़ी में सारा लेक्चर देता हूँ, लेकिन आज मैं पूरी उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो समझ आए। और अब मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ मार्क्स के ऊपर जो है वर्बल रीजनिंग जो है ये आपको 35 MCQs आएंगे और इसको जो है आपने सॉल्व करना होगा। और ऐसे राइटिंग जो होगा ये 25 नंबर का होगा। अब मैं स्पेसिफिक जो है इन दो हिस्सों पे बात करूँगा, वर्बल रीजनिंग के ऊपर और ऐसे राइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले जो है हम वर्बल रीजनिंग के ऊपर चलते हैं। तो इसका पहला पोर्शन जो है वो वोकैबुलरी का होता है कि सिनोनिम्स जो है आपने कैसे लिखने हैं। जी आपको दो तरह दे सकता है सिनोनिम। सबसे पहले जो है वो आपको सिंपल एक वर्ड भी दे सकता है, जैसे एबोरेंडेड है और शेडेड है, लोम है। तो ये सबसे पहले जो है आपको सिंपल ऐसे वर्ड भी देकर भी आपसे पूछ सकता है। जैसा कि आप यहाँ इसके सिनोनिम्स को देखें तो इसका मतलब होता है एबोरेंट जो होता है उसका मतलब होता है लॉथसम, काबिल नफ़रत को कहते हैं, नफ़रत करने को कहते हैं। और दूसरा जो है शेडेड है, शेडेड का मतलब जो होता है ये आपके सामने ट्रेम्बल्स होता है और कांपने को कहते हैं। अब लोम है और ये जो है रिच जो है लैंड को कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी मैक्सिमम जो है सिनोनिम्स होंगे ये आपके जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उन्हीं में से आएंगे। और बाकी जो है सेकंड ईयर में से मिस्टर चिप्स में से मैंने ये चेक किया है कि ज़्यादातर जो आपके सिनोनिम्स आते हैं वो इधर से आते हैं। ये सिंपल वर्ड में भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो है आपके सेंटेंस के अंदर भी हो सकते हैं। अगर ये सिंपल वर्ड में आए तो आपने मीनिंग फिर भी देखने हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस के अंदर आए तो ये बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप कंटेक्स्ट को देखते हुए आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सिनोनिम्स को लिए जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है फोकस जो करना है अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके ऊपर करना है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस पोर्शन को अच्छी तरह जो है सॉल्व कर जाएंगे। अब हम जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। वो स्लाइड है एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सम टाइम जो है वो सीधा सीधा जो है आसान सा जो है हेस्ट इज़ नियरली अपोजिट टू, वो कहते हैं हेस्ट तकरीबन जो है अपोजिट है डिले का, फ्रूगल का, शूट का या काम का। तो आप ये देखें कि हेस्ट जो है जल्दी को कहते हैं और डिले जो है लेट को कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लेट और डिले या हेस्ट जो है ये आपस में एंटोनिम्स हैं। इसी तरह फ्लूइड है तो फ्लूइड का अपोजिट जो है वो लिक्विड होगा। और सिमिलरली लेबर है जिसका जो अपोजिट होगा वो एंटोनिम जो होगा वो स्ट्राइव होगा। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। तो ये भी आपने जो एंटोनिम्स हैं यूजुअली अपने जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस है उसके अंदर से वर्ड दिए जाते हैं, क्योंकि आपने ये सिलेबस पढ़ा होता है और ये आपका स्टैंडर्ड कोर्स होता है। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ज़्यादातर सिनोनिम्स और एंटोनिम जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से आते हैं, जो टेक्स्ट आप जो है स्टडी कर रहे होते हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। तो ये दो पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और समटाइम ये सिनोनिम्स जो है इस तरह सीधे सीधे अल्फाज में भी पूछ लेता है और कभी कभार जो है सेंटेंस के अंदर जो है एक यूज़ करके भी पूछ लेता है, वो भी आपको आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आप जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और मेरी फिर एडवाइस है कि यू शुड फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, पर्टिकुलरली इंग्लिश टेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रपोजिशंस के ऊपर। ये थोड़ा सा मुश्किल मामला होता है, ये चीज़ जो है थोड़ी सी मुश्किल है। जैसा जैसा कि हम अगर देखें तो हम यूजुअली ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस किस तरह जो है ना सेट हो रहा है, हम उसी को लगा देते हैं। लेकिन इसका जो है अगर आप प्रपोजिशन को देखें तो यहाँ प्रपोजिशन में
दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो क्या कर रहा है, और इसके साथ वर्ब जो है वो कैसे एक्शन कर रहा है। प्रेपोजिशन दर हकीकत हरूफ जार को कहते हैं। हरूफ जार जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर उस एक्शन को और इसके साथ साथ जो है सब्जेक्ट की हालत को बताते हैं कि वो कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरफ कर रहा है और किस तरफ से हो रहा है, ये सारी चीज़ों को बताता है। और यूजली थोड़ा सी ये ट्रिकी किस्म की जो है प्रेपोजिशन देता है, जैसा कि अब मैंने आपके सामने ये है आई ऑलवेज राइट डैश रेडिंग। तो यूजली जो है बच्चे जो है कहते हैं आई ऑलवेज राइट विद रेडिंग, तो ये जो है विद रेडिंग नहीं है बल्कि क्या है आई ऑलवेज राइट इन रेडिंग। अब हम इसी तरह देखते हैं टाइम को देखें, द शो स्टार्ट्स दैट नाइट, मिडनाइट है या नाइट है, इसके साथ हमेशा एट आता है। इसी तरह अगर इवनिंग है या आफ्टरनून है, इसके साथ जो है इन आता है, और नून के वक्त जो है क्या है एट आता है, और अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ भी इन आता है। तो ये जितने भी सा पैर हैं इनको भी आपने देखा है कि वक्त के साथ जो है किस तरह एट आता है। देन तीसरा जो है शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो अब शी इज़ सफरिंग ऑफ फीवर नहीं है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर है। इस तरह की प्रपोजिशन जो है जो कि थोड़ी सी ट्रिकी है, उनकी भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जो है इस लेक्चर को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आ जाएंगी कि प्रपोजिशन किस तरह यूज़ करनी है। नेक्स्ट जो है हम आर्टिकल्स को देखते हैं। यू नो देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। So definite article is the, or also some people said the or the both are correct, and then there is indefinite article a and an। इन दोनों के लिए जो है मैं एक रसूल बताऊंगा, आपने ये कीप इन माइंड रखना है कि आपने सबसे पहले आर्टिकल को लगाने से पहले आपने कंसीडर करना है, वर्ड को कंसीडर नहीं करना बल्कि आपने साउंड को कंसीडर करना है। जैसा कि पहले सेंटेंस में है आई डैश अम्ब्रेला, तो इसका फर्स्ट जो वर्ड है अम्ब्रेला का वो यू है, और यू प्रोड्यूस किसकी आवाज़ कर रहा है, यू बेसिकली जो है वो आ की आवाज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, यू अपनी आवाज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसलिए जब आ की आवाज़ को प्रोड्यूस करता है तो हम यू से पहले जो है आई हैव एन अम्ब्रेला। इसी तरह जो है दूसरी एग्जांपल में मैंने देखा है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ डैश यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हो रही है, लेकिन इसके सामने जो है हम आ लगाते हैं। आ इसलिए लगाते हैं कि यू जो है यहाँ पे आ की आवाज़ नहीं दे रहा। सिमिलरली यहाँ पे जो है वी प्लेड डैश वनडे मैच, वनडे जो है मुझसे मिस हो गया है जो कि ONE होता है, तो यूजली जो है वन जो होता है वो ओ से स्टार्ट होता है। आल्दो ओ इज़ आ वॉल्स बट इट्स प्रोड्यूस द साउंड W, यानी ये वन की जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो आपने वर्ड को नहीं देखना, फिर मैं आपको बता दूं, आपने बेसिकली उस साउंड को देखना है लेटर की। तो इसलिए वी प्लेड आ वनडे मैच। आगे देखते हैं एग्जांपल, ही विजिटेड मी डैश आवर्स अगो। अब हम यहाँ देखें तो एच जो है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन इट प्रोड्यूस द साउंड ऑफ वॉल, ये वॉल की जो है आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो हम सिमिलरली यहाँ पे हमें एच को कंसिडर नहीं करना बल्कि इसकी साउंड को कंसिडर करना है। तो इसकी साउंड जो है वो आ से शुरू हो रही है, तो इससे पहले जो है हम एन आर लगाएंगे ना कि आ आर लगाएंगे। और आखिरी सेंटेंस जो है शी इज़ डैश MA while my uncle is dash BA। You should understand that MA is producing the sound of A, तो हम जब आ की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम यहाँ से पहले जो है एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे बाकी साउंड है BA है, तो हाँ इससे पहले जो है हम आ लगाएंगे। तो आपने डियर स्टूडेंट एक बात अपने जहन में याद रखें कि आपने आ एन और दा लगाने से पहले आपने साउंड को कंसिडर करना है, ना कि आपने लेटर को कंसिडर करना है। अब हम जो है नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, वो है ग्रामर का। तो ग्रामर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, टेंसेज आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है कंडीशनल सेंटेंस का। तो अब मैं आपके सामने कोशिश करूँगा कि कंडीशनल सेंटेंस को भी बयान कर सकूँ। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो है ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, एक कंडीशन वाला पार्ट और एक कंडीशन के बगैर। इफ़ यू लुक एट द सेंटेंस इफ़ यू कम वी विल विजिट देम, इसका मतलब यह है कि अगर तुम आओ तो हम उनके पास जाएंगे।
आप देखें बेटे, जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और सिमिलरली जो इसका अगला सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आगे देखें, इफ़ वी विजिट देयर वी विल मीट हिम। इस तरह जो है तीसरा देखें, इफ़ ही स्टडीज वी विल पे हिज फीस। अब बेटे ये देखें कि पहला हिस्सा जो है, जो कंडीशन वाला है, वो जो है इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा जो है फ्यूचर में है। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि फर्स्ट कंडीशन में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसी तरह जो है कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ जाएं, बल्कि एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और दूसरे में फ्यूचर आएगा। लेकिन अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू के दोनों सेंटेंस जो हो गए वो हमेशा फ्यूचर में बोले जाएंगे, अगर तुम आओगे तो हम इकट्ठे जाएंगे। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कंडीशन वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट वाला जो है पार्ट जो है वो फ्यूचर में लिखते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं सेकंड कंडीशन के ऊपर। सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह पहले हिस्से में इफ़ वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता था, तो यहाँ पे अब जो है पास्ट इंडेफिनिट जो है लग रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट के साथ आगे जो है वुड, शुड, कुड और माइट के बाद जो है आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। ये सेकंड कंडीशन होती है कि इफ़ शी विजिटेड हिज शॉप ही वुड ब्रिंग अ न्यू क्लॉथ। अब आप देखें बेटे, विजिटेड और इसी तरह जो है ब्रिंग जो है, वुड ब्रिंग जो है, ये इसकी निशानी है। आप किसी भी हिस्से को जो है कंसिडर कर सकते हैं कि अगर इधर पास्ट है तो ये जो है वुड, कुड, शुड और माइट के बाद जो है फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देखो, तो इफ़ वी ब्रॉट गॉट वी वुड स्ले एट होम। अगर बेटे ये फर्स्ट देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और इसका सेकंड जो है वो कुड, शुड, माइट, और उसके बाद जो ना फर्स्ट है। लास्ट वाला देखें, इस तरह का सेंटेंस यूजुअली आपके पेपर में आ जाते हैं। इफ़ आई वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आई वुड रिफॉर्म इन एजुकेशन। सो लेट मी श्योर यू, बिकॉज वी यूजुअली यूज was with I, but over here we have used were. Were is used because it is also suspecting something. It is expecting something. If I were the president of Pakistan, I would reform in education. तो so ये जो है अगर सपोज किया जा रहा हो तो आई के साथ हमेशा वर लग जाता है। तो ये सेकंड कंडीशन में आते हैं। थर्ड कंडीशन जो है इसको ऐसे लिखेंगे कि कंडीशन वाला सेंटेंस है, इफ़ हैड गॉन देयर आई वुड हैव इन्फॉर्म यू। अब आप सामने देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन जो है वुड, कुड, हैव का है, माइट हैव का है, और फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। तो तीसरी कंडीशन की पहचान ये होता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, और सिमिलरली अगली जो हिस्सा है उसके अंदर वुड, कुड, माइट, हैव के बाद जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इन दोनों को आपने देखना है। इफ़ शी हैड कलेक्टेड मनी शी वुड हैव पेड ऑल हर एक्सपेंसेस। आप अब यहाँ भी देखें पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट हिस्से में कंडीशन वाले में, और सिमिलरली इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो है वुड हैव पेड जो है ऑल हर एक्सपेंसेस जो है ये दिया गया है। तीसरे में इफ़ इट हैड रेन शी वुड हैव रीच्ड लेट। अब इसी तरह लिखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसके दूसरे में वुड हैव के साथ जो है वो तीसरी आपके थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जो है ना दिया गया है। आप इन सेंटेंस को तीन कंडीशन को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस जो है 2 से 3 सेंटेंस आपके जो है इस टेस्ट में आ सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें कंडीशन सेंटेंस को। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है सिलेबस का, वर्बल रीजनिंग का। इसमें जो है आपने ज़रूर जो है पास्ट के जितने भी सेंटेंस हैं उसको ज़रूर देख के जाइएगा कि ये कैसे कैसे चेंज होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो कामा के बार वाला हिस्सा होता है दे सेड, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल किया गया है वील डू योगा। अब जो है ये वाला हिस्सा जो है दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड इन इन्वर्टेड कामा दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच से आपको पता चलता है कि ये आपका टेंस जो है प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अगर तो ये प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है कोई चेंजिंग नहीं होगी, ओनली द प्रोनाउन विल चेंज एंड द सम वर्ड दैट आर स्पेसिफिक दैट वुड बी चेंज, टुडेज, प्रेजेंट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, इस तरह के सेंटेंस जो होगा चेंज होंगे। अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा। और अगर पास्ट का है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। जैसा कि इस सेंटेंस में आप देखें दे सेड वी विल डू योगा।
अब देखें, दे सेड दैट दे माइट, बिकॉज वी यूज वर्ड विल एंड ओवर हेयर इट इज यूज माइट, तो सो दिस इज रॉन्ग आंसर. So jump to the next. They say they will do yoga. It means that this is present and over here it is a past. So it is wrong sentence. Then they said that they would do yoga. It means it's a past tense and then they will and over here they would. So will की second form जो होती है would होती है, तो would जो है would do yoga. तो ये वाला आंसर जो है ये 100% करेक्ट है. They say that they have done yoga. ये इसलिए गलत है क्योंकि इसका रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच आपस में करेक्ट जो है कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है. तो हम जो है इस चीज़ को करते हुए आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है कि रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट और रिपोर्टिंग का कैसे आपस में चेंज होते हैं. अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इसे पे चलते हैं, वो है करेक्शन का. करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हर तालिब इल्म के लिए. अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह पढ़े हों तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप सीख सकते हैं नॉन पर नॉन, वर्ब और एडजेक्टिव की. तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको हिंट्स दूं. जैसा कि सबसे पहले आपने टेंसेस को भी देखना है. जैसे आर यू गोज है, तो देखें आर जो सेंटेंस यूज होता है वो कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में. तो आर यू गोज आउट फॉर डिनर, तो ये रॉन्ग सेंटेंस होगा. आर यू गोइंग आउट फॉर डिनर, तो ये करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखें तो यू आर गोइंग आउट फॉर डिनर. आर यू गो आउट एंड इज यू गो आउट, ये जो है बोथ सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है. तो सेकंड वाला सेंटेंस जो है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो 100% करेक्ट है. अब हम देखें द नेक्स्ट पार्ट, अ मैन इज सेल्फिश बाय नेचर. सो प्लीज़ इस पॉइंट पे जो है आपने लाजमी देखना है. मैं 2 पॉइंट दूंगा जो कि आपको अच्छी तरह समझ आएंगे. जनरली हम बात कर रहे हैं कि इंसान जो है फितरी तौर पर खुदगर्ज है. आप ज़रा गौर से देखें, आ मैन लिखें तो इसका मतलब है कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं. मैन जो है इट इज़ नॉट ओनली अ मैन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड द होल क्लास ऑफ ह्यूमन बीइंग. मैन इज सेल्फिश बाय नेचर एंड मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, द मैन इज सेल्फिश बाय नेचर. तो सो मैन इज सेल्फिश बाय नेचर हम इसलिए होगा क्योंकि एक इंसान पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब भी एक इंसान पूरी इंसानियत को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे. सिर्फ आप जो है सिर्फ वो नॉन और प्रोनाउन जो होगा वही लगेगा जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सूटेबल है. इसके साथ साथ और चीज़ भी एक शेयर करता जाऊँ, अगर इसी तरह जानवर जो है जानवरों का जिक्र हो जाए तो उसके साथ आर्टिकल दा ज़रूर लगेगा. जैसे कि मैं एग्जांपल करता हूँ कि हॉर्स इज़ फास्ट रनिंग एनिमल, ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये इस रूल के जो है ये जो इंसान वाला रूल है इसके बिल्कुल जानवरों के लिए अपोजिट है कि इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता. लेकिन अगर हम जानवरों को और परिंदों को स्पेसिफिक एक परिंदे और एक जानवर को पूरी क्लास रिप्रेजेंट करें तो उनके साथ आर्टिकल दा ज़रूर लगेगा. जैसा कि मैं कह सकता हूँ द हॉर्स इज़ फास्ट रनिंग एनिमल, तो इसलिए ये सेंटेंस ठीक होगा. अगर वो लिखा होता है हॉर्स इज़ अ फास्ट रनिंग एनिमल तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक नहीं होगा. आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हुए करेक्शन करनी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को और पार्ट ऑफ स्पीच को भी मलहूज़ खातिर रखना है. तो जब इन दोनों चीज़ों को कम्बिनेशन में पढ़ेंगे इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस पोर्शन, पर्टिकुलरली करेक्शन ऑफ सेंटेंस. Now jump to the next point, that is comprehension. I would like to talk in English because you can understand because it is English paper. What kind of things we have to do for getting good marks in the comprehension paragraph? Read. There are 3 to 4 steps you have to learn this. Read paragraph 2 times to understand. Whatever the paragraph is written in your paper, at least read 2 times. आपने 2 दफ़ा पढ़ना है ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें, सही तौर पर आपको अंडरस्टैंड हो सके. 2 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने जो है फिर अगला स्टेप जो है रीड द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द आंसर. फिर आपने उसके आंसर को ढूंढना है और पैराग्राफ में से आंसर कहाँ पे हैं उनको जो है ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फाइंड करना है. सिमिलरली इस तरह प्रिडिक्ट रिलेशन विद अनकम्प्रीहेंड सेंटेंस बाय यू. जो सेंटेंस आपको समझ नहीं आया आप रीड बिटवीन द लाइन करते हुए आपको अंदर के मीनिंग समझते हुए तो आप उनके अंदर एक लिंक और कनेक्शन करने की कोशिश करें. जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो चीज़ आपको कंप्रीहेंड नहीं होगी वो भी आलमोस्ट जो है आपके प्रेडिक्शन के मुताबिक ठीक हो जाएगी.
फिर राइट आंसर इन योर ओन सेंटेंस, डोंट बारो वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यू हैव टू राइट बाई योर सेल्फ विद योर ओन वर्ड, नॉट बारो द वर्ड फ्रॉम योर पैराग्राफ। आपने पैराग्राफ से नहीं लेने, आपने उसी ही बात को आसान वर्ड में दे देना है। और कंप्रीहेंड का मतलब समझना और समझाना होता है, ये ना हो कि आप कंप्रीहेंशन को ये समझें कि पैराग्राफ मुश्किल है और आपका आंसर जो है वो पैराग्राफ से भी मुश्किल हो। तो आपने आसान वर्ड में, इजी अल्फाज में बताना है कि एक्चुअली ये पैराग्राफ क्या है और इसके अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है वो कहना क्या चाहता है, रीज़न क्या चाहता है। तो आपने रीज़न के ऊपर फोकस करना है, ना कि मुश्किल अल्फाज को फिर मुश्किल करके लिख देना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा। नेक्स्ट जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ है, वो है एसे राइटिंग। तो एसे राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैं आज इसका बहुत बड़ा वर्क है, लेकिन मैं अब एक हिस्से को लूँगा तो कि आपको समझ आ सके। अब बेटे ये देखना है कि एसे राइटिंग क्या है। एसे राइटिंग में अक्सर हम ये समझते हैं कि जी हमने 300 वर्ड का या 350 वर्ड का ऐसे लिखना है। इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू राइट एन एसे फॉर मोर देन 300 एंड 400 वर्ड। ओनली वर्ड ज़रूरी नहीं है। द थिंग इज़ दिस, वट एवर यू हैव रिटन इन द पैसेज, इट आल्सो फुलफिल द नीड्स ऑफ द एसे विच इज़ आस्क इन योर पेपर। अब हम देखते हैं, मैंने एग्जाम्पलीफाई किया है कि को एजुकेशन को हम देखते हैं कि को एजुकेशन क्या है। को एजुकेशन लिखते हुए फिर एक एग्जाम्पल किया है, आपको कोई भी ऐसे आ सकता है। तो सबसे पहले आउटलाइन ज़रूर बनाएं। आउटलाइन से ये होता है कि आप अपना एक जर्नी जो है वो क्लियर कर लेते हैं कि मैंने इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है और मैंने कितना टाइम स्पेंड करना है और क्या क्या स्पेंड करना है। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, तो आपने इंट्रोडक्शंस के बारे में सिर्फ बात करनी है कि को एजुकेशन एक्चुअली क्या होता है, किस तरह करते हैं, इसका क्या मूड है, ये होता क्या है। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर 7 से 8 लाइन लिखनी है, जो कि आपके 60 से 70 वर्ड बन जाएंगे। और इतना इंट्रोडक्शन जो है आपके लेवल तक जो है यूसेट के टेस्ट के लिए बेहतरीन होगा। फिर इसके बाद जो है हिस्ट्री को मैं लिखता हूँ कि भाई वो एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है, आपने जहाँ से ये शुरू हुआ, किस तरह वेस्टर्न कंट्री में आया, उन्होंने किस तरह अडाप्ट किया और कैसे कैसे चलता हुआ हमारे डेवलपिंग कंट्री तक ये पहुँच गया को एजुकेशन का सिस्टम जो है। और इस सिस्टम को आपने हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करना है और इसकी किसी चीज़ के बारे में। और ये दूसरा पैराग्राफ बनेगा। जब आप हर आउटलाइन का एक एक पैराग्राफ बनेगा और आप टैब लगा के करेंगे, जब थोड़ी सी जगह छोड़ कर आगे लिखेंगे तो ये ज़ाहिर करेगा कि आपका एक पैराग्राफ शुरू हो गया और फिर अगला पैराग्राफ शुरू हो गया, फिर इस तरह जो है चलता रहेगा। अब जो है हम अगली बात पे करें कि प्लेस ऑफ को एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो आप देखें कि यहाँ आपने सिर्फ जो है इसकी सिग्निफिकेंस को बताना है कि पाकिस्तान में को एजुकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। आपने सिर्फ इसी पॉइंट की, इसी एजेंडे के ऊपर कायम रहना है। आपने हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन को फिर शामिल नहीं करना। ऐसे में जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं और रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ होते हैं। रेपिटेशन ऑफ वर्ड और आइडियाज़ जब इकट्ठे होते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं तो ऐसे की जो खूबसूरती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपने आउटलाइन लेने का मकसद भी यही है कि आपने अपने ऐसे को इस तरह ही मेंटेन करना है कि जिस तरह आउटलाइन दी गई है और उसके अंदर बात भी वही हो। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब एक ऐसे जो है उसके एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो अब आपने एडवांटेजेस लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे आप अपने ऐसे की लेंथ को मेंटेन कर सकते हैं और आपने 3 से 4 एडवांटेजेस लिखने हैं और 3 से 4 डिसएडवांटेजेस लिखते हैं और बैलेंस रह के लिखने हैं और इसके वर्ड्स का चुनाव बेहतरीन करना है। और एट द एंड जो है आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपने बिल्कुल इसके अगेंस्ट भी नहीं जाना और बिल्कुल इसके फेवर में भी नहीं जाना। आपने को एजुकेशन को जो है इस तरह ही इसका कंक्लूजन करना है जिसका जो है एक अच्छा आउटकम मिले और इसका एक अच्छा आउटकम निकले, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब आप करते हैं उसका जो है आउटकम होता है। और एट द एंड जो है एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि जो तालिब इल्म इंग्लिश में 2 चीज़ों को करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। एक होता है कि दरिया को कूज़े में बंद करना और दूसरा होता है कूज़े को दरिया बनाना। तो इसको मैं समझाऊंगा कि दरिया को जो है कूज़े में कैसे बंद करते हैं कि आप जो है एक बहुत बड़ा पैसेज है कंप्रीहेंशन का, उसको आप प्रेसी करते हैं, समरी करते हैं और छोटा सा करके लिख देते हैं। और इसी तरह जो है
आप दरिया को कूज़े में बंद कैसे करते हैं और कूज़े को दरिया कैसे बनाते हैं। इसी तरह दूसरे में जो है ये ऐसे जो है को एजुकेशन है, एक छोटा सा वर्ड है, फ्रेज़ है, जो कि आप बड़ा बनाकर इसको दरिया बना देते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को आउटलाइन देने का मकसद समझ गया है, इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना है और ऐसे को आपने यहीं लिखना है और सिर्फ जो है वर्ड ही पूरे नहीं करने बल्कि ऐसे की जो एसेंस है, जो उसकी नीड है, उसको भी पूरा करना है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये मेरा लेक्चर देखा और मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको आपने देखा तो ज़रूर जो है आप सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ अपने कमेंट भी दें। इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।